नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्री फेयर क्लासेस के लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट थर्ड का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सेकेंड लेक्चर के बारे में, यानी कि चैप्टर वन में ही हम बात करने वाले हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के बारे में। पहले हमने प्रिंसिपल के बारे में समझा था, सेकेंड हम समझ रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और अगले लेक्चर में हम समझेंगे सीरियल क्रॉप्स के बारे में। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि कैसे हम जो है मैनेजमेंट करते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले क्या होता है प्रिजर्वेशन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो सब कुछ हम बारीकी से समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले जो है मैं ज्यादा आगे बढ़ जाऊं, आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लास्ट स्टेज है या फिर आप ट्वेल्थ का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो हमारा एक लेक्चर है वन शॉट का, जहाँ पे हमने ब्रीफ में कंप्लीट जो है वो सिलेबस को कवर किया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंस स्कोप के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रोसेसिंग के बारे में क्या होता है। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजिक्स जो हम समझ लेते हैं, पहले भी आपने कई बार सुना होगा, अभी भी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि हमने पहले भी बात किया है कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। किस चीज में? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में। ठीक है, मैंगो, बनाना, पपाया, कैश्यू नट, एरिका नट और पोटैटो ओकरा जो है वो इंडिया का लीड प्रोडक्शन है, मतलब सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाली चीजें हैं। 10% जो है वो प्रोडक्शन होती है इंडिया का, या सेकंड लार्जेस्ट पे आता है। 16% होती है चाइना पे। ये ग्लोबल जो है वो चार्ट में शो किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम एक्सपोर्ट डाटा को समझ लेते हैं। 2015 टू 16 का जो डाटा है, टोटल एक्सपोर्ट डाटा, वो तकरीबन कितने करोड़ है आप देख सकते हैं मात्रा। फ्रूट्स की कितने थे? इतने 3000 देख सकते हैं, 3524 करोड़ थे। और पहले जो है टोटल एक्सपोर्ट डाटा की बात कर ले हैं तो वो है 8391 करोड़। वेजिटेबल्स 4866 करोड़ है। फ्रेश वेजिटेबल 60 देख सकते हैं कि एबव 60% है, मतलब 76% में काउंट होते हैं। प्रोसेस्ड है 23% है, फ्लोरिकल्चर 1% है। अब जो है वो चांसेस क्यों इतने इतने कम है, फ्रेश जो आती है वो ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ कम है। ठीक है, इसलिए जो होती है वो फ्रेश ज्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब दूसरे कंट्री में भेजना। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सपोर्ट के बारे में हमने पहले भी बात किया था, हालांकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि परसेंटाइल की। तो प्रोसेस जो है वो लो है, इसलिए कम है। इसका जो रेशियो है वो बढ़ सकता है अगर इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा लगाई जाए तो। ठीक है, अब समझ लेते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में समझेंगे। फिर भी बता देता हूँ, 1% जो है हमारा फ्लोरिकल्चर का जो रेट देखने को मिल रहा है इतना कम इसलिए है क्योंकि फूलों की पैदावार यहाँ उतनी नहीं होती है, और कच्चे फूलों की पैदावार जो है वो हमारे मार्केट तक ही खपत हो जाती है। और इसकी सेल्फ लाइफ जो है, सेल्फ लाइफ क्या होती है? कम होती है। तो कम होती है तो इसको सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अगर हम कोई प्रक्रिया करते हैं, लैब या फिर ऐसा कुछ एस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या हो सकता है, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ज्यादा दिन तक हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे सेल आउट करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि फ्लोरिकल्चर में जो सेक्टर है हमारा सीड का, वो मैक्सिमम जो है वो सीड ही एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, आपको रॉ फ्लावर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम और लॉसेस के बारे में। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है फ्रूट और वेजिटेबल में काफी देखने को मिलते हैं। 20 to 30% फ्रूट्स में, वेजिटेबल में 30 to 40% देखने को मिलते हैं। कैसे? तो पेरिसेबल नेचर होता है। पेरिसेबल मतलब वो होता है जो बहुत जल्द क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। बहुत जल्द क्या होता है, वो सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, तो ये नेचर इसका होता है। घर में भी आप देखते होंगे कि घर में अगर हम कोई सब्जी लेकर के आए हैं, अगर उसे हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखे हैं, तो बाहर क्या हो जाता है, वो ऐसे आपको कहते हैं ना कि चोकर गया हो या फिर सूख गया हो। ठीक है, सड़ जाता है, इस टाइप का जो है वो चीजें देखने को मिलती है। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है हमारे यहाँ। मार्केट की इनएक्विटी, मतलब कह सकते हैं कि मार्केट में जो है वो क्या है कि मार्केट तक पहुंचाने में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। और डिमांड ज्यादा नहीं रहता है तो सप्लाई अगर ज्यादा हो जाती है तो उससे भी आपको लॉस देखने को मिलता है। बहुत सारे आपने देखा होगा पंजाब वाले जगहों में, हरियाणा वाले जगह में, या फिर जहां ज्यादा प्रोड्यूस होता है, टोमेटो की बात कर रहा हूँ, या फिर आप साउथ में चले जाओ, तो अगर रेट नहीं मिलती है ना तो क्या करते हैं, वो रोड साइड ही ढाल करके चले जाते हैं, फेंक करके चले जाते हैं। अगर किसी किसान ने अगर मान लो कि 10 रुपए की लागत से टमाटर तैयार किया है, अगर वो 15 रुपए या 20 रुपए ना सेल कर पा रहा हो, अगर उसे 5 रुपए या फिर 2 रुपए आपको मिल रहा हो, तो क्या करेगा वो?
वो वो क्या सेल करेगा, वो वापस तो फेंक के ही चला जाता है, क्योंकि बिकता भी नहीं है ना उतना, क्योंकि स्टोर नहीं कर पाते हैं हम उतने टाइम तक। तो ये सारे जो है वो लॉसेस देखने को मिलते हैं। अब हम प्रोसेसिंग स्टेटस की बात कर लेते हैं। इंडिया की प्रोसेसिंग स्टेटस तो 2% जो है वो है, मतलब मिनिमम 2% है, तो वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि आपको भी पहले बताया था कि प्रोसेसिंग यूनिट हमारे यहाँ कम है। सबसे ज्यादा आपको मलेशिया वाले देखने को मिल रहे हैं। 80% मलेशिया में है, फिलीपींस में 78% है, ब्राजील में 70% है, और थाईलैंड में 30% है। ठीक है। और डेवलप्ड कंट्रीज में 40 to 60% है, रादर देन इंडिया। इंडिया की बहुत ज्यादा है, मतलब कह नहीं सकते बिलो 2% यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत कम होता है। तो इसको बढ़ाने का एक ही उपाय है, जब हम कोई यूनिट लगाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, तभी हम इसे बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री प्रोफाइल को हम समझ लेते हैं, इसके डाटा टेबल को। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है उसकी कैपेसिटी क्या है, लार्ज स्केल वाला का कैपेसिटी पहले भी हमने बात किया था, 250 टन जो है पर ईयर की कैपेसिटी होती है, वो लार्ज स्केल में काउंट होता है। स्मॉल स्केल में 50 से लेके 250 टन तक टच करता है पर ईयर, तो उसको कहते हैं स्मॉल स्केल। और कॉटेज स्केल जो है 10 to 15 टन पर ईयर की बात कर लेते हैं। और होम स्केल तो मिनिमम जो होता है, मिनिमम बात कर लेते हैं, तो कह सकते हैं कि मिनिमम में ही काउंट होता है, मतलब मैक्सिमम का है तो 10 टन या फिर उससे कम पर ईयर इसको कहेंगे। ठीक है। तो ये खुद के मतलब सेल के लिए तो नहीं होता है, लेकिन खुद के किस चीज के लिए होता है, कंजप्शन के लिए होता है। ठीक है। चलिए, तो आपको समझा देना है एस्टिमेट जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के परसेंटाइल में। तो पपाया का 40 to 100% के लिए क्या होता है, लॉसेस देखने को मिलते हैं। ग्रेप्स के 27%, टोमेटो को 5 to 50%, टोमेटो को के बाद आप पोटैटो देखते हैं 5 to 40% देखने को मिलता है लॉसेस। लॉसेस जहां आपको कम देखने को मिलता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उसकी सेल्फ लाइफ या तो ज्यादा है, या फिर स्टोर करने की हमारे पास कैपेसिटी है उसकी। ठीक है। मेंडेरियन जो होता है 20 to 95% लॉसेस देखने को मिलता है, ज्यादा लॉसेस देखने को मिलता है, समझ लीजिए ज्यादा परसेंटाइल मतलब ज्यादा लॉसेस होते हैं। मेंडेरियन क्या होता है, ये सिट्रस फैमिली का ही होता है, या फिर कह सकते हैं कि किन्नो या फिर ऑरेंज देखते हैं, उसी का होता है। ठीक है। लेमन है 20 to 85%, ओनियन 16 to 55%, बनाना 20 to 80%, कॉलीफ्लावर 49%, कैबेज 37%। अब इतने सारे लॉसेस क्यों हो रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में हमें एक इस चीज को क्या करना है, इस चीज को मिनिमाइज करना है, पीएचएम के अंदर जो है लॉसेस को कम करना है। कम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो उस फैक्टर को भी हम जानेंगे। हालांकि इस टेबल को हम समझ लेते हैं। इंडियन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की प्रोफाइल अगर हम समझ लेते हैं, तो अनऑर्गेनाइज जो है 42% है, ऑर्गेनाइज 25%, स्मॉल स्केल 33% है। ये परसेंटाइल आपको एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ये आपको ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि आगे आ सकता है। ठीक है। प्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं शेयर में। तो प्रोडक्ट जो है आपका फ्रूट पल्प जूस जो है 27% जो है वो शेयरेबल है। और अलग अलग जो है आपको डाटा देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी आप देख सकते हैं। पहले भी हमने बात किया है, सऊदी अरेबिया, यूए, यूके, यूएसए में आपको मैंगो पल्प सबसे ज्यादा जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये नंबर ऑफ जो है वो प्रोडक्ट्स, और जो जो नंबर ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कंट्रीज, वहां पे भेजे जाते हैं। यूएसएसआर आपको बता दी कि वो ऐसे कंट्रीज जहाँ पे जिसमें रशिया वगैरह आता है, यूक्रेन वगैरह आता है, इन सबको हम काउंट करके यूएसएसआर है। 15 कंट्रीज जो है इसमें इंक्लूड होती है, 15 कंट्रीज। ठीक है। गल्फ वाले जो देशे हैं आपको पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ प्रिजर्वेशन की। तो ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि ये जो है वो सेपरेटली फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में है। इसके आगे जो है हम सीरियल क्रॉप्स के बारे में समझेंगे। तो कुछ कुछ चीजें जो है आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि फादर ऑफ कैनिंग की बातें उधर भी हो सकती है, लेकिन कैनिंग ज्यादातर फ्रूट्स में ही होती है, फ्रूट्स के प्रोडक्ट्स में होती है। वेजिटेबल के कुछ जूस वगैरह अगर बनते हैं तो उसमें होती है। तो आपको फर्मेंटेशन के बारे में, फर्मेंटेशन आप फर्मेंटेड चीजें आप अगर देखते हैं, तो फर्स्ट जो है वो किन्होंने रिकॉर्ड किया था, ये एल्बर्टिस जिनका नाम है, साइंटिस्ट है, 1789 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1804 में निकोलस अपार्ट जो है वो फादर ऑफ कैनिंग है, उन्होंने सक्सेसफुली प्रिजर्वेशन पे क्या ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व किया था। ठीक है। 1810 में जो है वो पीटर ड्यूरेंड उन्होंने पेटेंट कराया था प्रिजर्वेशन में 3 कंटेनर में, कैनिंग के लिए। ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। फादर ऑफ कैनिंग का जो फादर ऑफ कैनिंग है वो निकोलस अपार्ट है, और पीटर ड्यूरेंड है जिन्होंने
पेटेंट कराया था प्रिजर्वेशन टीन कंटेनर में, जो आप कैनिंग देख रहे हो टीन वाले में होता है। जैसे आप मान लो ना, जैसे आप रसगुल्ला वगैरह आप खाते हो, या फिर कोई जूस वगैरह आप लेते हो, कुछ भी, या फिर बियर वगैरह भी देखते हो कैन वगैरह में, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप ले लो, ये सब जो है ना, कैनिंग का शुरुआत तब से ही हुआ था। 1824 की बात कर लेते हैं। फास्टियर डिस्कवर्ड द होल्ड द कैप कैन। अब देखिए, अब तो कैन बन गया था, लेकिन उसका कैप बनना बाकी रह गया था। तो वो 1824 में इससे कैप को बनाया गया। ठीक है, कैप यानी कि क्या देते हैं, ढक्कन कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल की प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था कब। तो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर जो है वो जेम्स एडिसन के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। मतलब कि अगर फ्रीज जिसको हम करते हैं घर में, जिससे हम कहते हैं कि हमें फ्रीज करना है या फिर फ्रीजर हम लेते हैं, तो एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर उसे कहते हैं जहां पे हम चीजों को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में स्टोर करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1861 में, 1864 में कुकिंग बाय मींस प्रिजर्व स्टार्टेड बाय पैपिन। अब पैपिन को कुक करके प्रिजर्व करना इस कब हुआ था, 1864 में हुआ था। 1874 में लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर किया गया था क्या, प्रिजर्वेशन बाय किलिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को मार करके प्रिजर्व करना, उसे हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन आपको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कैसे, अगर आपके यहाँ दूध आती है, चाहे वो अमूल की आती हो या फिर सुधा की आती हो, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तो आप उस पे देखेंगे लिखा हुआ रहेगा पास्चुराइज्ड मिल्क। मतलब ऐसा होता है, उसमें माइक्रोब्स को किल करना होता है, बहुत ज्यादा गर्म करके अचानक से ठंड करना, वही प्रोसेस को पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्लेव का जो है वो डिस्कवरी हुआ था श्रीवर के द्वारा। अब ये साइंटिस्ट हैं। ऑटोक्लेव होता क्या है, तो ऑटोक्लेव इज लाइक प्रेशर कुकर। ठीक है, ये इस टाइप का बना हुआ रहता है, वो लैब्स में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पास्कल यूनिट यहाँ पे देखने को मिलता है, मीटर होता है, और यहाँ पे रॉड टाइप का होता है इस चेंबर को खोलने के लिए। एक्चुअल में इसका यूज किस चीज के लिए होता है, तो मीडिया के लिए होता है, मीडिया प्रिपरेशन के लिए होता है। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जर्म्स वगैरह है, उसको किल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टरलाइजेशन के लिए। 1949 में फर्स्ट इंडियन एफ एंड वी प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्टैब्लिश इन मुंबई। 1949 में जो है वो प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाया गया था मुंबई में। ठीक है, फर्स्ट, पहला। 1950 की बात करें तो फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया गया था लखनऊ में। 1966 में बात करें तो CFTRI स्टैब्लिश किया गया था मैसूर में। इसे क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखेंगे। 1966 में हाइपोबैरिक स्टोरेज डिस्कवर हुआ था बर्ग एंड बर्ग के द्वारा। अब हाइपोबैरिक क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हाइपोबैरिक जो होता है एक ऐसा स्पेस जहां पे हम हम कम प्रेशर को कर करके स्टोर करते हैं। ठीक है, लो प्रेशर पे। अब जो है एम ड्यूरेंट जो है अल्सो नोटेड फॉर द इन्वेंटेड ऑफ द टीन कैन। अब 1810 में जो है इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और जो आते हैं क्वेश्चन में, अगर आप पूछा जाए तो बोथ कर सकते हैं। एम ड्यूरेंट जो है उन्होंने भी इन्वेंशन किया था टीन कैन का। मतलब साइंटिस्ट जो है एक से दो हो सकते हैं सेम डिस्कवरी का, लेकिन पेटेंट जो कराते हैं पहले उनके नाम ही जाता है। लेकिन अगर ज्यादा योगदान है तो उनका भी कंसिडर किया जाता है। आप समझते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में। एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है क्या है, ट्रीटमेंट मतलब क्या, मान लीजिए कि आपको लगा है फीवर, ठीक है, तो आपको क्या है, ट्रीट ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो मेडिसिन के द्वारा होती है ना, या फिर एक्सीडेंट हो गया है, फूट गया है घाव, उसकी मलम पट्टी करना, ड्रेसिंग करना, उसको ही ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उसी केस में हम समझते हैं फ्रूट और वेजिटेबल का, जो कि लिविंग टिश्यूज होते हैं, उसे कैसे हम बचाएं। गोल क्या है हमारा, स्लो डाउन सेंसेशंस टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। अब सेल्फ लाइफ बहुत बार आपने सुना है, सेल्फ लाइफ होता क्या है, तो कह सकते हैं कि जीवन शैली जो होता है। ठीक है, लाइफ मतलब जीवन, सेल्फ मतलब खुद का जीवन। अगर मान लीजिए कि एक एक एप्पल जो है यहाँ देखने को मिल रहा होगा, ये मान लीजिए कि ये सेब है। ठीक है, ये रहा सेब, इसकी लाइफ ऐसे है 1 वीक। ठीक है, 1 वीक है। अगर इसकी वैक्स की कोटिंग करें तो इसे हम 2 वीक तक रख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो मॉइस्चर है उसको कंट्रोल करके रखता है, वैक्स ऊपर बाहर सिक्रीट करने नहीं देता है, बाहर के जो टेम्परेचर है उसको अंदर जाने नहीं देता है। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है,
वॉशिंग की बात कर लेते हैं, पर्पस क्या है, रिमूव ऑफ एड्रेसिंग मटेरियल्स, इंप्रूव अपील सैप इन मैंगो। अब सैप क्या होता है, देखिए सैप एक तरीके से कह सकते हैं कि हम जो गंदगी देखते हैं, हम जो छींटे 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 देखते हैं, उस चीज से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें वॉश करने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद आपको डर्ट देखने को मिलता है पपाया वगैरह में, कैरोट वगैरह में, तो हम इस चीज को क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। डेब्रिस को क्या, बनाना के डेब्रिस को क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। मतलब जो वाटरी फ्लूइड होते हैं ना ऊपर का, उसको क्या कहते हैं, अब आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, वाटरी फ्लूइड। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे आप। देखिए, अब हम समझते हैं मैकेनिकल और वाटर टैंक के बारे में। तो इसमें रोटेटिंग ब्रश इसमें लगाए रहते हैं, क्यों लगाए रहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आपको दिखाऊंगा एक्चुअल में इंडस्ट्री में क्या होता है। जो रॉ मटेरियल जाते हैं ना, तो वो वाशर से गुजारा जाता है, उसमें ब्रश लगे रहते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। ठीक है। डिसइंफेक्शन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन, ओजोन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यूवी लाइट से प्रिवेंट करते हैं, किसी चीज से बचाव करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन से और बैक्टीरियल बिल्डअप से। मतलब बैक्टीरिया का प्रभाव जो होता है उसको कम करने के लिए, पूरी तरीके से तो खत्म नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस रहता है मैक्सिमाइज कि हम किल कर दें। ठीक। प्री कूलिंग अब क्यों होता है, तो प्री कूलिंग का डेफिनेशन पहले बता देता हूँ। रैपिड रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, स्लोइंग राइपनिंग एंड कंजर्व वेट। अब देखिए राइपनिंग क्या होता है, राइपनिंग आपने बहुत बार सुना होगा, राइपेन राइपनिंग, तो इससे कहते हैं पका, पका हुआ, या फिर पकना। ठीक है, पकना लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पकना, इसको राइपेन कहते हैं। मतलब जल्दी ना पके इसलिए हम क्या करते हैं, प्री कूलिंग कर देते हैं, इसको रैपिडली क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हीट को। अब हम समझ लीजिए कूलिंग मेथड क्या क्या है। तो कूलिंग मेथड आपको देखने को मिल रहा होगा, रूम कूलिंग जो है वो सभी फ्रूट्स के लिए लागू होते हैं, सभी वेजिटेबल्स के लिए लागू होते हैं। वही फोर्स एयर प्रेशर कूलिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें फ्रूट्स और ट्यूबर, कॉलीफ्लावर टाइप के जो चीजें होती हैं, ट्यूबर्स मतलब जड़ वाली सब्जी। जड़ वाली क्या, जैसे मान लो ना कि ये है हमारा क्या है, ये हमारा है कैरोट। ठीक है, ये ट्यूबर में ही आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की चीजें होती है, इसमें आती है। हाइड्रोकूलिंग की बात कर लेते हैं, तो वो स्टीम और लीफी वेजिटेबल्स के लिए होता है, और कुछ फ्रूट्स के लिए, गिने चुने फ्रूट्स के लिए होते हैं। पैकेज और आइसिंग क्या होता है, तो रूट्स और स्टीम ग्रीन ओनियन और स्प्राउट्स में हम क्या करते हैं, पैकेज आइसिंग करते हैं। वैक्यूम कूलिंग जो होता है वो स्टीम लीफी और फ्लावर टाइप वेजिटेबल में करते हैं। ट्रांजिस्ट कूलिंग जो है वो सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में करते हैं। टॉप जो है वो कैनल आइसिंग है, रूट सिस्टम्स और रूट स्टीम और लीफी वेजिटेबल्स में करते हैं। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को कूल करने का। ठीक है। अब समझ लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, तो हमने देख लिया है, लेकिन ये हमारा आगे का प्रोसेस है कुछ, जिसमें और चीजें हम जो है वो करते हैं। तो क्या है, पहला हमारा है क्यूरिंग। क्यूरिंग क्या होता है, डेफिनेशन है, होल्डिंग प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी टू हील वॉन्ड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए क्यूरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ना हीलिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब हीलिंग कैसे करते हैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि मान लो कि ये हमारा क्या है, पोटैटो है। ठीक है, पोटैटो है, यहाँ पे आपको वंट्स दिखते हैं। वंट्स क्या होता है, जैसे कह सकते हैं घाव टाइप का, खुरीदा टाइप का। तो कूलिंग क्या होती है, वो हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रख करके आउटर स्किन या डेब्रिस जो होता है उससे हम क्या करते हैं, हील करते हैं। ठीक है, वाटर लॉस जो होता है उसको हम क्या करते हैं, वापस से बचा के रखते हैं, ताकि ना उसमें से क्या हो, उसमें से जैसे आपको देखने को मिलता है कि आलू में से आई आंख फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं आंख, कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे जो आपको गड्ढे दिखते हैं उसमें से वो क्या होती है, स्प्रोटिंग होती है, जलमने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, आलू हमारा खराब हो जाता है, मीठा हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। और वो कहाँ होता है, तो होता है कोल्ड स्टोरेज के बारे में, सॉरी कोल्ड स्टोर में होता है। तो कोल्ड स्टोर के बारे में हम आगे समझते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं प्रोड्यूस जो क्या क्या होता है, टेम्परेचर क्या क्या चाहिए। टेम्परेचर जो है पोटैटो को 15 to 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए, मतलब
बिलो रूम टेम्परेचर, ठीक है। 22 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, 22 डिग्री सेल्सियस क्या होता है हमारा रूम टेम्परेचर। आइडियल है ये, कम या ज्यादा होता है लेकिन ये आइडियल है, ठीक है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच का मतलब होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। टाइम है 5 to 10 days, ठीक है। तो वैसे ही ये प्रोसेस है, आप देख सकते हैं सभी कुछ का। अब एक एक करके क्या बताऊं आपको, स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए अब अगला हम समझ लेते हैं डी ग्रीनिंग। डी ग्रीनिंग क्या है, तो डीकम्पोजिंग ऑफ ग्रीन पिगमेंट यूजिंग इथिलीन 10 to 20 ppm at 27 डिग्री टू 80 to 90% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किस चीज में होता है, तो सिट्रस में होता है, बनाना में होता है, मैंगो में होता है और टोमेटो में होता है। अब डीकम्पोजिंग क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट को खत्म करना को ही हम क्या कहते हैं, डी ग्रीनिंग कहते हैं, ठीक है। और इथिलीन को हम यूज करते हैं। अब हम जाएंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है, तो सेपरेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिमूविंग ऑफ डिजीज अनवांटेड मटेरियल। जैसे मान लो कुछ खराब उराब जो पार्ट रहता है या फिर जिसमें लगता है कि थोड़ा सा बीमारी उमारी लगा हुआ है, तो उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट मतलब छांट लेते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग क्या होता है, सेपरेशन बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी, साइज, शेप, कलर और टेक्सचर के हिसाब से हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। और ग्रेडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाते हो ना, तो सभी का रेट अलग अलग रखते हैं। एक रेट में आप रखोगे ना, उसमें सब मिक्स रहेगा, तो वही होगा कि आप एक रेट में रखे हो तो उसमें से सब चुन लेंगे अच्छे अच्छे, और खराब बच जाएंगे। तो इसलिए आपको ग्रेडिंग करने की बहुत जरूरी है, इसलिए आपको रेट भी हाई मिलता है, क्योंकि फ्रेश आपका जब भी प्रोडक्ट दिखता है तो ज्यादा बिकता है, ठीक है। इसके लिए ग्रेडिंग जरूरी है। वैक्सिंग क्या होता है, वैक्स कोटिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, फिर भी आप समझ लेते हैं। फ्रूट ग्रेड वैक्स कोटिंग इज रिप्लेस नेचुरल वैक्स, रिड्यूस वाटर लॉस एंड रेस्पिरेशन सेल्स इंजरीज। मैंने आपको बताया था जस्ट एप्पल के बारे में, वही है। वैक्सिंग क्यों करते हैं, तो वैक्सिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में हमने जाना। आगे हम समझ लेते हैं हॉट वाटर और रेडिएशन टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है हमारा, यहाँ क्या क्या पर्पस होता है, तो मिनिमाइज करना है फंगल डिजीज को, जो कि है एंथ्रेनोज जो है होता है हमारा डिजीज, उसको मिनिमाइज करते हैं। तो कैसे, 51 to 55 डिग्री सेल्सियस से आप क्या करते हैं, 30 मिनट तक क्या करते हैं, आपके राइपनिंग में 5 to 7 days के लिए क्या करते हैं, आप राइपन से बचा देते हैं, 5 से 7 दिन तक, ठीक है। क्या क्या होता है, जैसे प्रोड्यूस होता है एप्पल में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा होता है। टाइम क्या होता है, 10 मिनट होता है। टारगेट हमारा होता है ग्लिपोसोडियम जो है, पेनिसिलियम जो है, वो हमारा टारगेट होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं स्पेसिफिक जो हमारा टारगेट है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं ताकि ये सब चीजें जो है वो ना देखने को मिले, ठीक है। ये आप एक तरीके से कहिए, ये सारी जो है डिजीज हैं, जैसे वो फंगी हो, चाहे हो मोनेलिनिया हो, या फिर डिप्लोडिया हो, एंथ्रेनोज हो, ये सब जो है डिजीज लगते हैं, सब अलग अलग जो है वो फ्रूट्स पे लगते हैं, ठीक है। आपको पता जैसे कि मैंगो में लग जाता है एंथ्रेनोज, फंगी पपाया में देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग डिजीज है, डिजीज के बारे में हम सेपरेट बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको जस्ट बेसिक बता दिया है। रेडिएशन ट्रीटमेंट क्या होता है, तो रेडिएशन ट्रीटमेंट जो होता है वो कोल्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक है, जो कि आपको बता देते हैं। यहाँ ओनियन, गार्लिक और जिंजर पे आपको डोजेस दिया जाता है। 0.03 to 0.15% क्या होता है, स्प्राउट्स इनविटेशन। सारे मैक्सिमम जो है वो स्प्राउट इनविटेशन ही होते हैं। कुछ में इंसेक्ट डिसइंफेक्शन के लिए, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए और क्वारंटाइन करने के लिए होता है। अब इसमें इसलिए किया जाता है ताकि इसमें स्प्राउट्स ना निकले और हमारा जो है सेल्फ लाइफ बना रहे, और ज्यादा टाइम तक क्या करें, हम इसे यूज कर सके, मार्केट में सेल कर सके, या फिर अगर हम डिस्टेंस कहीं हम भेज रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए ये यूज करना होता है। अब हम समझते हैं क्या होता है VHT। VHT होता है वेपर हीट ट्रीटमेंट, और क्यों जरूरी है, फ्यूमिगेशन क्यों जरूरी है, और केमिकल ट्रीटमेंट। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट जो होता है हमारा, स्टीम इंजेक्शन होता है हीट और ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए एक्चुअल में क्या किल करता है, तो एक लार्वा, पुपा, एडल्ट, सभी स्टेजेस में जो है वाइपर हीट ट्रीटमेंट जो है वो काम करता है। मैंडेटरी क्या है, तो मैंगो जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। वाइपर हीट देते हैं। स्टैंडर्ड क्या है, 43%, सॉरी 43 डिग्री सेल्सियस जो है वो सैचुरेटेड एयर में 8 घंटे तक आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। होल्डिंग आपको 6 आवर करना है, और एयर सैचुरेटेड आपको 8 आवर करना है। फ्यूमिगेशन क्या होता है, SO2 गैस होता है, सोडियम मेटाब्यूसल्फाइड पैड्स जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है बोट्रिटिस
सिनेरिया एक डिजीज है, उससे प्रिवेंट। फ्यूमिगेशन बहुत जरूरी है। फ्यूमिगेशन में क्या करते हैं हम, मान लो कि किसी चीज को ना अच्छे तरीके से, लीची का एग्जांपल दिया गया है, लीची को ब्राउनी होने से बचाने के लिए, तो हम किसी चीज को कवर कर देते हैं, उसके अंदर ये जो है केमिकल्स इसके अंदर ये यूज करते हैं ताकि वो अच्छे से उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। आप देख सकते हैं HCl का डिप भी दिया जाता है। अब बहुत सारे तरीके हैं, केमिकल ट्रीटमेंट आ गए हैं जिससे आप फ्रूट्स को थोड़ा सा, जो ये पेरिसेबल होता है तो फ्रूट्स को आप ज्यादा समय तक रख सकते हो। अब लीची जो है होता है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत ही कम। आज अगर लीची तोड़ के खाओ, आज लीची तोड़ो, आज खा लो, वरना अगर 2 दिन बाद आप खाए ना तो फिर वापस आपको ब्राउनिश कलर देखने को मिलेगी, अगर आप स्टोर नहीं कर रहे हो सही टेम्परेचर पे। केमिकल ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल ट्रीटमेंट जो है आप देख सकते हो, केमिकल को अगर हम यूज करते हैं फॉर फ्रूट्स ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे प्री हार्वेस्ट में हम 20 ppm का यूज करते हैं। अब ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन के बारे में आपको बताया था, ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्री हार्वेस्ट में, आप पोस्ट हार्वेस्ट में आप देख सकते हैं 1000 to 2000 ppm पे रखा जाता है ओनियन को, पोटैटो को स्प्राउट्स कंट्रोल करने के लिए हम रखते हैं। मैंगो राइपनिंग के लिए भी हम, डिले राइपनिंग के लिए, मान लो कि आपको ना कहीं पे सील करना है और आम तोड़ के लाए ना आप, तो क्या हो जाता है, वो पक जाता है, जल्दी से सड़ने लगता है, इसके लिए हम करते हैं, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद हम समझते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के बारे में, क्या होता है NMNOH का ट्रीटमेंट, कहाँ पे इसकी जरूरत है। तो आपको बता दें कि एक्चुअल में जो है वो इथिलीन एब्जॉर्बेंट जो होता है वो राइपनिंग को डिले करने के लिए ही होता है, ठीक है, लेट से पके इसके लिए। डाइफ्लामाइन जो है वो क्या होता है, यहाँ पे किस चीज का जरूरत है, तो यहाँ पे आपको सुपरफेशियल स्कैल के लिए आपको जरूरत है, ठीक है। यूरिलीन एसिड जो होता है GA3, वो भी राइपनिंग को डिले करने के लिए स्प्रे किया जाता है बनाना, टोमेटोज वगैरह में। अगर आप सेल करते हैं, अगर आपको चाहिए कि थोड़ा डिले हो के क्या हो, डिले होके पके, तो क्योंकि अगर एक बार में सारा पक जाएगा तो आप बेच नहीं पाओगे और वो खराब हो जाएगा एक ही दिन में, अगर उतना बड़ा मार्केट नहीं है तो। गुआवा की सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एन बेंजिलाडेनिन जो होता है वो 10:20 ppm क्या करता है, आपको प्रोलॉन्ग वेजिटेबल की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है और कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है वो क्या करता है, मैंगो और गुआवा को सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए होता है। तो ये कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स जो है आपको देखने को मिल रहा हो, वो हर तरीके से क्या होता है, वो या तो राइपनिंग को कंट्रोल करने के लिए या फिर सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए काम आते हैं। हम समझ लेते हैं स्टोरेज की फंडामेंटल्स के बारे में, स्टोरेज के बारे में समझ लेते हैं क्या है स्टोरेज का फंडामेंटल्स। तो हम समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें है स्लो और बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है माइक्रोब का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है वो कम करना है हमारा, वाइट ब्लड एंड डिस्ट्रेस सेल्स, सेल्स को सेल्स को बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें कुछ दिक्कतें ना आए, क्योंकि अगर अब जल्दी से अगर पक जाते हैं तो क्या होता है, हम सेल नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर आपको ज्यादा दाम में चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फॉर ऑफ सीजन, ठीक है, ऑफ सीजन के लिए। अब समझते हैं मेक फूड अवेलेबल इन ऑफ सीजन। हमने बात कर लिया अभी। रेगुलेट मार्केट, मार्केट में रेगुलेट करने के लिए हमें स्टोर करने की जरूरत है एक जगह से कई जगह भेजने के लिए। रिड्यूस रेस्पिरेशन ट्रांसपीरेशन और लीन रेट्स, हम इसे कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा टाइम के लिए हमें सेल करना होता है, एक ही दिन में हमें थोड़ी सेल कर लेना है। स्टोर करते हैं, अगर एक स्टोर में अगर ये सब यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक ही दिन में सारा क्या हो जाएगा, वो पक जाएगा, ठीक है, राइपेन। इस चीज का ध्यान देना है। अब फैक्टर क्या क्या है वो समझ लीजिए, फैक्टर देख लीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन, एयर वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, टेम्परेचर, पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट, लाइट, ये सब फैक्टर है आपका किस चीज का, स्टोरेज का। फैक्टर अफेक्टिंग स्टोरेज क्या क्या फैक्टर हो सकता है, चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं, तो इस पे आप देख सकते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा, आपने पहले भी। स्टोर हाई क्वालिटी, प्रॉपर मैच्योरिटी, प्रोड्यूस्ड ओनली, नो अप्रोप्रिएट कंडीशंस, अवॉइड चिलिंग एंड फ्रीजिंग। अब देखिए चिलिंग फ्रीजिंग क्या हो जाता है, इंजरी हो जाता है। अगर मान लो किसी फ्रूट को ना, अगर मान लो कि आपको रखना है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अगर उसको आपने रख दिया है कि -2 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है, तो उसमें चिलिंग इंजरी आ जाएंगी, ठीक है,
क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे, वो खराब हो जाएंगे, गले गुले हो जाएंगे, ठीक है। डू नॉट ओवरलोड एंड स्टैक टू क्लोजली, बहुत सटा सटा करके क्या है, फल को नहीं रखना है, उससे क्या हो जाता है, वो दब जाते हैं, ठीक है, अलग अलग करके रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रोडेंट्स, रोडेंट्स में क्या आ जाता है, जैसे चूहे वगैरह आ जाते हैं, उस चीज से आपको बचा के रखना है। यूज वेंटिलेटेड स्ट्रॉन्ग कंटेनर, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, ताकि आपकी गैस जो है वो बाहर निकल सके, ऐसा ना हो कि हवा मिले ही ना तो वो सड़ जाए। प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड कीप क्लीन, सफाई बहुत जरूरी है और वेंटिलेशन भी जरूरी है। सेपरेट इथिलीन सेंसिटिव फ्रॉम इथिलीन प्रोड्यूसर, अब इथिलीन सेंसिटिव जो चीजें होती है जिससे इथिलीन से खराब हो जाएगी, उस चीज को दूर ही रखना है। सेपरेट ऑर्डर इमिटेट्स, अब देखिए, अब किसी किसी के ना सुगंध होते हैं, निकलते हैं, जैसे कि सेब के, लहसुन के, प्याज के, गोभी के, ऐसे। तो ये दूसरे चीजों के साथ आप रखोगे ना तो वो क्या करेगा, वो ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ये एब्जॉर्बर, गुड एब्जॉर्बर होते हैं। इंस्पेक्ट रेगुलरली एंड रिमूव डैमेज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको इंस्पेक्ट करना है, मतलब देख देख करते रहना है, होता है ना कि ताकि जाके आपको करते रहना है कि खराब हो तो नहीं गया है। अब समझ लेते हैं ट्रेडिशनल स्टोरेज के बारे में, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर के बारे में। देखिए, ये पूरा हमारा सीड है, उसके बारे में ही पूरा बात होगा। इसमें जीरो एनर्जी, इसमें कहीं भी आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके का बना होता है, ये एक तरीके का पीट कह लीजिए, उसके साइड साइड ब्रिक का आल मतलब वाल लगाया जाता है, ऊपर से कवर किया जाता है, टॉप अंदर जो है वो मटेरियल्स डाले जाते हैं, ऊपर से टीन से कवर कर दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट जो है टेम्परेचर इस पे न पड़ सके। किस चीज का, तो हमारे सूरज भगवान का, ठीक है। और इसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा समय तक क्या करते हैं, हम इसे स्टोर करके रखते हैं। तो यही है जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, ठीक है। प्रिंसिपल यही है, इवोरेटिव कूलिंग करता है, मतलब जो भी गैस है वो बाहर निकाल देता है, ठीक। और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आती। आप क्या क्या सेल्फ लाइफ, क्या 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 हम बढ़ा सकते हैं, देखिए। आउटसाइड आपका सेल्फ लाइफ देख सकती है, और आप जीरो एनर्जी कूल चैम्बर में सेल्फ लाइफ देख सकते हैं। लीफी वेजिटेबल समर में आपको देखने को मिल रहा होगा, परसेंटाइल देख सकते हैं। तीन, जैसे मान लीजिए डेज, तो 3 दिन इस पे रख सकते हैं आप, एक दिन भी नहीं रख सकते लीफी वेजिटेबल को ऐसे बाहर में, गर्मी के दिनों में, ठीक है। विंटर में जो है 8 से 10 दिन आप स्टोर कर सकते हो इसमें। और पोटैटो में 97 डेज, बहुत ज्यादा समय होता है ये। मैंगो की बात कर लेते हैं तो 8 डेज रख सकते हैं, टोमेटो जो है 15 डेज रख सकते हो। ये हमारा क्या है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर, इसके बारे में क्वेश्चन आता ही है। अब समझते हैं एडवांस स्टोरेज के बारे में, कोल्ड स्टोरेज के बारे में। तो इसका आप क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्योंकि एक एक चीज नहीं बताऊंगा, जो भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। किसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए, और सेल्फ लाइफ कितना होता है विदाउट चिलिंग इंजरी, ठीक है। ये एडवांस स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज की बात कर लेते हैं, जहां पे हम फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं। अब हम इसमें भी, आप वेजिटेबल का है, पहले आप फ्रूट्स के बारे में देखा था, वापस मैं कर देता हूँ, देख सकते हैं ये है फ्रूट्स का, और ये है हमारा वेजिटेबल का। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। और ये लेक्चर जो है वो काफी बड़ा नहीं है, आपको आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें बताऊंगा, ताकि ये शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर है, छोटे छोटे चैप्टर्स है, उसको मैं क्या करता हूँ जल्दी से निपटा दे रहा हूँ। हाइपोबैरिक जो है, आपको मैंने बताया था हाइपोबैरिक क्या होता है। हाइपोबैरिक लो प्रेशर और वैक्यूम टाइट जो होता है, वहां पे हम चीजों को स्टोर करते हैं, उसको हाइपोबैरिक स्टोरेज करते हैं। कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, जहां पे हम कंट्रोल करते हैं, क्या CO2 कंट्रोल कर लेते हैं, गैसेस को कंट्रोल करते हैं, साथ में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो यहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन को, और नाइट्रोजन को, ठीक है। कैसे, तो आप पैकेज में आप डाल करके कंट्रोल कर सकते हो। इसमें एक निश्चित मात्रा में हम क्या करते हैं, गैसेस को हम इसके अंदर डालते हैं और इसको सील कर देते हैं, ठीक है, सील कर देते हैं। तो क्या होता है, रिजल्ट जो होता है हमारा, लोअर पार्टिकल प्रेशर से गैसेस क्या होता है, CO2 को रिमूव कर दिया जाता है, इथिलीन और वोलेटाइल कंट्रोल हो जाता है, ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, हम किसी फ्लेवर पे इफेक्ट थोड़ा सा तो पड़ ही सकता है, हल्का सा फ्लेवर पे इफेक्ट पड़ता है, जो टेस्ट है उस पर, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है, स्लो रेस्पिरेशन और इथिलीन का प्रोडक्शन, रिड्यूस सेंसिटिविटी एंड इथिलीन, यहाँ पे चिली इंजरी नहीं होती है, यहाँ पे स्पाउटिंग स्कैल नहीं देखने होता है, सरने और गले गुदले आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे कि ब्लैक हार्ट पोटैटो में देखने को मिलते हैं, ब्राउन स्ट्रेन जो है लिट्यूस में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स आपको बता दिया हूँ, और यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट भी बता दिया हूँ।
ठीक है, तो ये था लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम बात करने वाले हैं सीरियल्स के बारे में, ठीक है, सीरियल क्रॉप्स के बारे में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।